नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एबीसी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। केमिस्ट्री में आपको मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है परमाणु का। उसका बेसिक मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। उसके जस्ट बाद में दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर से वो टॉपिक होता है आवर्त सारणी। तो आज हम थोड़ा सा आवर्त सारणी के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे मित्रों। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यह इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए और आपको इसका नोटिफिकेशन भी आगे से आगे मिलता रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी। देखिए, आवर्त सारणी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, पीटी, ये आप लोगों को पता होगा। आवर्त सारणी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीटी, पीरियोडिक टेबल। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा सारणी। सारणी वर्ड का मतलब आप जानते हैं मित्रों, सारणी वर्ड का मतलब होता है इस तरह से उनको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना। क्यों करते हैं? अब प्रश्न ये आता है कि आवर्त सारणी की आपको आवश्यकता क्यों हुई? ऐसा क्या रीजन था कि आपको आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी? आप तत्व की स्टडी वैसे भी तो कर सकते थे। तो देखिए इसको इस तरह से समझते हैं कि आपको एक तत्व की स्टडी करनी है, लेकिन अगर उसी के मिलते जुलते गुण दूसरे तत्वों में भी मिले तो क्या आप उन सब तत्वों की अलग अलग स्टडी करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, उनको एक साथ असेंबल कर देंगे, एक साथ अरेंज कर देंगे और फिर आप उनकी स्टडी करेंगे। उससे होगा क्या? उससे उनकी स्टडी सुव्यवस्थित अरेंज हो जाएगी। इसी कारण से आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी। देखिएगा आवर्त सारणी का मतलब यही होता है, सुनिएगा, सभी ज्ञात तत्वों को उनके निश्चित गुणों के आधार पर इस तरह से व्यवस्थित करना कि उनका अध्ययन सुचारू और सुव्यवस्थित हो पाए। और ये सारी जो व्यवस्था होती है एक सारणी के रूप में होती है, इसीलिए इसे आवर्त सारणी कहा जाता है। सभी ज्ञात तत्वों को उनके निश्चित गुणों के आधार पर इस तरह से व्यवस्थित करना कि उनका अध्ययन सुव्यवस्थित हो जाए। और यह सारी व्यवस्था चूंकि किस में होती है, सारणीबद्ध रूप में होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। ठीक है मित्रों, तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग हुई कहां से। देखिएगा सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, लेवाशिये। इस आवर्त सारणी के क्लासिफिकेशन की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो किसने करी थी मित्रों? लेवाशिये नामक वैज्ञानिक ने। लेवाशिये ने क्या किया, उस समय तक जितने भी तत्व उनको ज्ञात थे, उस समय तक मान लो आप 100 मानो, 50 मानो, जितने भी तत्व ज्ञात थे उसको केवल दो भाग में विभाजित कर दिया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वो ग्रुप कौन कौन से थे? फर्स्ट देखिएगा धातु, और दूसरा देखिएगा अधातु। धातुओं को कहा जाता है मेटल, अधातुओं को कहा जाता है नॉन मेटल। तो लेवाशिये ने यह किया, 20, 30, 50 जितने भी तत्व उस समय उपस्थित थे उसने उनको बहुत सिंपली दो भाग में विभाजित कर दिया। एक को बोला धातु, एक को बोला अधातु। धातुओं को हम बोलते हैं मेटल, अधातुओं को हम बोलते हैं नॉन मेटल। ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। तो अगर आपसे ऐसा पूछे कि आवर्त सारणी के वर्गीकरण की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? लेवाशिये ने किया था। लेवाशिये ने तत्वों को दो भागों में विभाजित किया, धातुओं में और अधातुओं में। अब चूंकि हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, तो देखिएगा धातु हम उन सबको बोलेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और अधातु हम उन सबको बोलेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यह आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो उसके ऊपर सिंबल कौन सा आता है, निशान कौन सा आता है, प्लस का। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उस पर निशान कौन सा आता है, माइनस का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से किसका निर्माण होता है, धनायनों का, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से किसका निर्माण होता है, ऋणायनों का। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या निर्माण करते हैं, धनायन, और
कोई भी अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उससे किसका निर्माण होता है? ऋणायन। तो इसको अगर नटशेल में बोलना चाहें तो इस तरह से बोलेंगे। सर्वप्रथम जो क्लासिफिकेशन था विभिन्न तत्वों का, वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? लेवाशिये ने। उसने केवल दो ग्रुप बनाए, एक को धातु बोला, एक को अधातु बोला। धातुओं को हम बोलते हैं मेटल, अधातु को हम बोलते हैं नॉन मेटल। धातुओं की प्रवृत्ति हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है और अधातुओं की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। इसीलिए जब भी आप किसी फॉर्मूले को देखें या कोई सूत्र लिखा हुआ है, उसके अंदर किसी भी तत्व पे अगर प्लस लगा हुआ है तो वो सब किसके एग्जाम्पल है मित्रों? धातु के। और किसी के ऊपर भी अगर माइनस लगा हुआ है तो वो सब किसके उदाहरण है? अधातुओं के। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, ये मोस्ट नॉर्मली आपने देखा होगा, के ऊपर प्लस लगा हुआ, Na के ऊपर प्लस लगा हुआ, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयन और सोडियम आयन। इन पे आवेश कौन सा लगा हुआ है? धनावेश। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसके उदाहरण हो गए? धातुओं के। और दूसरा आपने ये देखा होगा Cl माइनस, Br माइनस, इनके ऊपर आवेश कौन सा लगा हुआ है? माइनस। इसका मतलब ये सब ऋण आवेश है। तो अगर हम आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है आ जाता है, मान लो जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, मतलब वो धातु है जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, और दूसरा जिस पे माइनस लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन था जो किसने दिया था मित्रों? लेवाशिये ने। आवर्त सारणी को शुरुआत जो हुई थी, किसने सबसे पहले तत्वों को विभाजित करना आरंभ किया? लेवाशिये ने। क्या किया? दो भाग, धातु और अधातु। धातु किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अधातु किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये बात समझ में आई आपको? आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो किसने बोल दिया? लेवाशिये ने। उसने खाली डिवाइड कर दिया, बात खत्म। आगे देखते हैं। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम है प्राउट। प्राउट ने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट देखिएगा। सभी तत्व H से बने होते हैं। बस ये स्टेटमेंट प्राउट ने दिया। प्राउट ने बोला कि सभी तत्वों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? हाइड्रोजन से होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि मुझे गणित में 50 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, तो क्या मैं इन 50 और 100 को इस 1 से बना सकता हूं जो एक नंबर है? बिल्कुल बना सकता हूं। मैं 1 को 50 बार जोड़ दूंगा तो 50 हो जाएगा, मैं 1 को 100 बार जोड़ दूंगा तो वो 100 हो जाएगा। इसीलिए प्राउट ने बोला था कि जो आवर्त सारणी है उसका निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन से। सभी तत्व हाइड्रोजन से बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि यह किसने बताया कि सभी तत्वों का निर्माण हाइड्रोजन से होता है, 3-4 विकल्प दे रखे होंगे आपको आंसर बताना है प्राउट। प्राउट ने बताया था कि सभी तत्वों का निर्माण, सभी तत्वों का आधार क्या हो गया? हाइड्रोजन। इसी तरह से जैसे गणित में हम बोलते हैं, अगर मेरे को आपको किसी भी संख्या को बनाना है तो मैं उस 1 को जोड़ता जाऊंगा आगे, तो निर्माण तो 1 से हुआ, तो आधार क्या हो गया? 1। इसी तरह से प्राउट ने बोला था सभी तत्व किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से बने होते हैं। यह स्टेटमेंट दिया था प्राउट ने और कुछ नहीं बोला था। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लेवाशिये ने किया धातु अधातु। प्राउट ने बोला सभी का निर्माण हाइड्रोजन से होता है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया था, एक वैज्ञानिक आया था, वो देखिएगा, उसने एक नियम दिया। उस वैज्ञानिक का नाम है डोबरनियर। उसने एक नियम दिया, उस नियम को बोला जाता है त्रिक नियम। त्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है? 3। तो उसने क्या किया, जितने भी सभी ज्ञात तत्व थे उन सबको इस तरह से अरेंज किया कि देखिएगा, अगर मैं ऐसे बोलता हूं लिथियम, एक में बोलता हूं सोडियम, एक में बोलता हूं पोटेशियम, उसने क्या किया, उसने इन सबको इस तरह से अरेंज किया कि लिथियम का परमाणु भार देखिएगा 7 होता है, पोटेशियम का परमाणु भार जो होता है वो 39 होता है। उसने ये बताया कि जब आप इन तत्वों को इस तरह से जमाते हो कि
पहले वाले तत्व का परमाणु भार ये, और तीसरे वाले तत्व का परमाणु भार मतलब ये, इनका योग करके उसका जब आप औसत निकालते हो, योग करने का मतलब 7 और 39 को जब आप जोड़ते हो तो आंसर आता है 46, और इसका एवरेज निकालते हो। एवरेज का मतलब होता है 2 का डिवाइड करना, 2 से भाग देना। तो जब आप 2 से इसको डिवाइड करते हो तो आपको बीच वाले तत्व का परमाणु भार पता लग जाता है। यह स्टेटमेंट दिया था डोबरनियर ने। नियम क्या कहलाया? त्रिक नियम। त्रिक नियम क्यों कहलाया? उसने सभी ज्ञात तत्वों को किस तरह से अरेंज किया मित्रों? 3-3 के ग्रुप में। 3-3 के ग्रुप में उसने इस तरह से अरेंज किया कि प्रथम तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार को जब आप जोड़ोगे और उसमें उसका जब एवरेज निकालोगे तो आपको हमेशा बीच वाले तत्व का परमाणु भार मिलेगा। इसको ऐसे समझते हैं, देखिएगा सिंपल लैंग्वेज में। 13 और 15 ये दो नंबर लिखे हुए हैं, 13 और 15। मेरा स्टेटमेंट क्या? इन दोनों का योग करो। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है मित्रों? 28। और मैंने आपको क्या बताया? इस नियम के हिसाब से उस 28 को आपको क्या निकालना था? एवरेज। एवरेज मतलब औसत। 28 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 14। इसी तरह से उसने तत्वों को अरेंज किया कि पहले का परमाणु भार, तीसरे का परमाणु भार, दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, तो आपको हमेशा बीच वाले तत्व का परमाणु भार मिलेगा। ये रहा आपके सामने एग्जांपल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किसका उदाहरण है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछें तो आपका आंसर होगा त्रिक का। त्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायड, TRIAD, TRIAD। डोबेर्नियस ट्रायड लो, इसीलिए इसको क्या कहा गया? त्रिक नियम कहा गया। फर्स्ट तत्व का एटॉमिक वेट से थर्ड तत्व का एटॉमिक वेट, दोनों को जोड़ लो, 2 का डिवाइड कर दो, आपको बीच वाले तत्व का एटॉमिक वेट मिल जाएगा। ये रहा आपके सामने मित्रों एग्जांपल। तो देखिए, फर्स्ट देखा लेवाशिए, धातु अधातु, सिंपल। प्राउट ने बोला सब तत्वों का निर्माण हाइड्रोजन से होता है। तीसरा, डोबेर्नियर ने क्या किया? परमाणु भार के आधार पर 3-3 के ग्रुप बनाए, पहले का परमाणु भार, तीसरे का परमाणु भार, जोड़ा, भाग दिया, आंसर मिला आपको बीच वाले तत्व का परमाणु भार। ये रहा आपके सामने एग्जांपल। ये नया नियम था, उसी सीक्वेंस में जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई, पहले लेवाशिए, फिर प्राउट और लास्ट में अब तीसरा आया डोबेर्नियर। क्लियर मित्रों? आगे देखते हैं। डोबेर्नियर ने अपने नियम में ये बताया था कि तत्वों को परमाणु भार के अनुसार 3-3 के ग्रुप में जमाओ। उससे ऊपर एक नया साइंटिस्ट आया, उसने ये बताया था, उसका नियम देखिएगा। उस साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसने ये बताया कि जब आप तत्वों को परमाणु भार के अनुसार जमाते हो तो एक निश्चित समय के बाद उनके गुणों की रिपीटेशन होती है, पुनरावृत्ति होती है। कैसे? देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसने ये बोला कि जब आप इन तत्वों को जमाते हो तो हर 8वां तत्व पहले से उपस्थित 7 तत्वों में से किसी न किसी के साथ गुणों में समानता दर्शाता है। वापस समझिएगा सिंपल लैंग्वेज में इसको। न्यूलैंड ने यह बताया था कि जब आप तत्वों को जमाते हो तो जमाने के बाद एक निश्चित क्रम में जो तत्व आगे आएगा उसके गुण पहले से उपस्थित किसी न किसी तत्व से मिलते जुलते होंगे, तो उसको वहां पे रखना है। समझ में आई बात आपको? और उसने क्या बोला? हर 8वां तत्व, प्रत्येक 8वां तत्व, इसीलिए इसका नाम क्या दिया? न्यूलैंड का अष्टक नियम। जब आप इन तत्वों को परमाणु भार के अनुसार जमाते हो तो एक निश्चित क्रम के बाद उसके गुण रिपीट हो जाते हैं। उसके रिपीट होने का मतलब पहले से जो तत्व उपस्थित थे उसमें से ही किसी न किसी के साथ उसके गुण मिल जाएंगे। इस नियम को हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। समझने के लिए एक स्कूल है, अगर हम उस स्कूल की बात करें, वो स्कूल
पहली क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक है, मतलब उसमें जो एडमिशन होंगे वो 1 से 7वीं तक ही होंगे। और सबसे पहले जो 7 एडमिशन हुए वो सब हर क्लास में एक एक हो गए। एक एक होने का मतलब पहली में भी एक एडमिशन है और दूसरी में भी, इस तरह से सातों क्लासों के अंदर एक एक एडमिशन हो गया। क्वेश्चन ये बना, अब जो 8वां बच्चा आएगा एडमिशन लेने के लिए वो किस क्लास में जाएगा? हर 8वां बच्चा, 7 एडमिशन हो गए, ये 7 क्लासें बनी हुई है, इन सब के अंदर एक एक स्टूडेंट आने एडमिशन ले लिया। अब जो 8वां स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है, 8वां स्टूडेंट जो यहाँ उपस्थित है, उसको भी एडमिशन लेना है, तो वो किस क्लास में जाएगा मित्रों? अब आप बोलोगे वो 8वीं में जाएगा, स्कूल 8वीं तक नहीं है। नर्सरी में जाएगा, नर्सरी तक नहीं है, स्कूल 1 से लेकर केवल 7वीं तक है, तो उसको जाना कहाँ पड़ेगा मित्रों? केवल इन 7 में से किसी एक क्लास में। तो सपोज जो स्टूडेंट आ रहा है वो तीसरी पास करके आया, तो वो कौन सी क्लास में जाएगा? चौथी क्लास में। जो स्टूडेंट आ रहा है वो पहली क्लास पास करके आया, तो वो जाएगा कहाँ? दूसरी में। कोई छठी पास करके आया है तो वो जाएगा कहाँ? 7वीं में। इस तरह से विद्यार्थी आते जाएंगे, 1 से 7 के हिसाब से वो क्या होंगे? गुणों में समानता दर्शाएंगे और इस तरह से पूरी की पूरी आवर्त सारणी या पूरे के पूरे तत्वों का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यही तो बताया गया था, हर 8वां स्टूडेंट, हर 8वां जो तत्व आएगा वो पहले से उपस्थित किन्हीं 7 से अपने गुणों में क्या दिखाएगा? समानता दर्शाएगा। इसी गुण को क्या, इसी नियम को क्या कहा जाता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसने ये बताया, प्रत्येक 8वें तत्व पहले से उपस्थित तत्वों से अपने गुणों में समानता दर्शाता है और वो उसी ग्रुप में अरेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहां तक जो हमने बात करी वो हमने 4 साइंटिस्टों की बात करी, 4 वैज्ञानिकों की बात करी, लेवाशियर, प्राउट, डोबर्नियर और न्यूलैंड। फिर हम 2 वैज्ञानिकों की बात बिल्कुल साथ करते हैं क्योंकि उनका स्टेटमेंट हल्का सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। देखिएगा, एक वैज्ञानिक है मेंडेलिफ, एक वैज्ञानिक है मोजले। एक वैज्ञानिक है मेंडेलिफ, एक वैज्ञानिक है मोजले। अब देखिए इन दोनों का स्टेटमेंट में एक साथ लिख रहा हूं, एक वर्ड का डिफरेंस है, आपको पता लग जाएगा। स्टेटमेंट सुनिएगा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके, ये स्पेस छोड़ रहा हूं मैं, के आवर्ती फलन होते हैं। ये एक पूरा स्टेटमेंट है जो इन दोनों वैज्ञानिकों के ऊपर लागू कर सकते हैं। उस खाली स्पेस को पूरा भर के अलग अलग देखिएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके देश के आवर्ती फलन होते हैं। तो जैसे ही आप मेंडेलिफ की बात करोगे, जैसे ही आप मेंडेलिफ की बात करोगे तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स था वहां पे एक वर्ड आ जाएगा, वो वर्ड था उनके परमाणु भार। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? इसका मतलब हुआ कि मेंडेलिफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो उसका आंसर हो जाएगा परमाणु भार। मेंडेलिफ ने जब अपनी आवर्त सारणी पूरी बनाई थी तो उसका आधार किसको माना था? परमाणु भार। और उसने क्या बोला? किसी भी तत्व के जो फिजिकल कैरेक्टर्स होंगे, भौतिक गुण होंगे या केमिकल कैरेक्टर्स होंगे, रासायनिक गुण होंगे, वो उनके परमाणु भार के अनुसार अरेंज होते हैं और एक निश्चित क्रम के बाद में वो वापस रिपीटेशन दिखाते हैं, वापस समानता दर्शाते हैं जो तत्व पहले से उपस्थित थे उनके साथ। तो देखिए मेंडेलिफ की जो आवर्त सारणी, उसका स्टेटमेंट पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखिएगा, ये तो बात होगी किसकी?
मेंडेलिफ की मैंने क्या बताया, इन दोनों साइंटिस्टों में केवल एक वर्ड का डिफरेंस है, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम है, वो लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये जो वर्ड लिखा हुआ है परमाणु भार, वो उसका संबंध किससे था, मेंडेलिफ से। लेकिन जब आप मोजले की बात करते हो तो मोजले में केवल एक वर्ड चेंज होगा, वो वर्ड देखिएगा, यहां पे क्या लिखा था आपने, मेंडेलिफ के केस में क्या लिखा था, परमाणु भार। जब हम मोजले की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा परमाणु, जो वर्ड चेंज होगा वो आएगा परमाणु क्रमांक, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यह कथन किसका है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोजले का। और अगर परमाणु भार का पूछें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेंडेलिफ। ये बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए मेंडेलिफ की आवर्त सारणी आधारित है परमाणु भार के ऊपर, और मोजले का अगर पूछे कि मोजले की आवर्त सारणी किस पे आधारित है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और अगर आपको न मेंडेलिफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, न मोजले लिखा हुआ है, और सिंपल पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का क्या आधार है, आधुनिक का मतलब क्या हुआ, न तो मेंडेलिफ पूछा गया है न मोजले बोला गया है, तो उस केस में जब आधुनिक आवर्त सारणी का बोलेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार हमेशा क्या होगा मित्रों, परमाणु क्रमांक। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी का जब आपसे प्रश्न पूछें तो उसका आंसर होगा परमाणु क्रमांक, मोजले का पूछेंगे तो भी आपका आंसर होगा परमाणु क्रमांक, और मेंडेलिफ का जब पूछेंगे तो मेंडेलिफ के केस में आपका आंसर हो जाएगा परमाणु भार। ये बात समझ में आ गई आपको, तीनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं। जब भी आप आवर्त सारणी की बात करोगे उसमें भी क्वेश्चन जब भी आप देखते हो तो उसमें आपको दो वर्ड हमेशा मिलते होंगे। देखिएगा एक वर्ड मिलता है आपको आवर्त, एक वर्ड मिलता है आपको वर्ग। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है। आवर्त सारणी में नॉर्मली जब क्वेश्चन बनता है तो वो वर्ग और आवर्त के ऊपर ही बनता है, तो ये याद रखिएगा। आवर्त सारणी का जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरह से होता है। देखिएगा एक तो आप बाएं से दाएं चलते हो, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। एक आप चलते हो ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। ये दो ही तो होते हैं। जब आपने आवर्त सारणी पूरी देखी होगी तो या तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे या टॉप टू बॉटम मूव करोगे, मूवमेंट तो दो ही तो हो पाएंगे। तो प्रश्न ये बनता है कि जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो उस पूरे को क्या बोलते हैं, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जो रेखाएं आवर्त में, आवर्त की जब हम बात करें तो ये क्षैतिज रेखाएं होती है, क्षैतिज। और वर्ग की जब आप बात करें तो वो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, ऊर्ध्वाधर, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब हुआ जब आप बाएं से दाएं जा रहे हो तो आप किस में जा रहे हो, वर्ग में या आवर्त में, आवर्त में। तो बाएं से दाएं जाने का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, आवर्त की बात कर रहे हो। और ऊपर से नीचे आने की जब आप बात कर रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, वर्ग की। तो अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है वर्ग, इटसेल्फ शो करता है वर्ग का मतलब ऊपर से नीचे आना। आवर्त, आवर्त नाम से ही पता लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। इस कारण से आप जब भी आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो आप जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो इसका मतलब आप कहाँ मूव कर रहे हो, पीरियड में। आवर्त को क्या बोलते हैं, पीरियड। और जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग, ग्रुप। पीरियड को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी, आवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड, और वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। ये दो वर्ड याद रखिएगा आप। तो आवर्त सारणी में जब भी आप वर्ग की बात करोगे मतलब आपका मूवमेंट जो होगा वो ऊपर से नीचे होगा। आवर्त सारणी में जब भी आप बाएं से दाएं की बात करोगे मतलब उसका मतलब होगा आवर्त में जा रहे हो आप। क्लियर। अब देखिएगा जो मेंडेलिफ की आवर्त सारणी थी उसने 7 आवर्त बनाए थे। कितने आवर्त, 7। देखिएगा ये 7 आवर्त बनाए थे उसने। ये जो नंबर लिखा हुआ है वो उस आवर्त में तत्वों की संख्या है कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व थे, द्वितीय में कितने थे, तृतीय में कितने थे। इस तरह से 7 आवर्त के तत्वों के नंबर लिखे हुए हैं। बोला क्या गया था इनको, देखिएगा जिस आवर्त में केवल
दो ही तत्व थे, वो ऑब्वियस बात है छोटा होगा, लेकिन वो सबसे छोटा था, इसीलिए इसको बोला गया अति लघु आवर्त। इसके अंदर तत्वों की संख्या कितनी थी मित्रों? केवल 2। ये जो दो नाम लिखे हुए हैं 8 और 8, इनको कहा गया लघु आवर्त। लघु आवर्त। ये जो 18-18 लिखा हुआ है उनको लघु तो नहीं बोल सकते, क्योंकि लघु तो आपने 8 को बोल दिया, ये उससे बड़ा हुआ, तो इसको बोला गया दीर्घ आवर्त। इन दोनों को क्या बोला गया? दीर्घ आवर्त। इसके ऊपर देखिएगा 32, जब ये पूरा भर गया था तो इसको बोला गया अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। और ये जो लास्ट बचा जिसमें केवल 27 लिखे हुए थे, इसका मतलब हुआ उसमें और जगह थी आने की, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोला गया अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण आवर्त। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछें कि मेंडलीफ के अनुसार कुल कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। तत्वों की संख्या कितनी कितनी थी? 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 27। नाम क्या दिए गए? नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त और अपूर्ण आवर्त। इस तरह से आपको इन तत्वों का, इन आवर्तों का नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स है उसका पता होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। अब देखिए, जब हम आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आवर्त सारणी में हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। विकल्प 4 हैं, ऑप्शन भी 4 हैं, इसका आंसर भी 4 है। कौन कौन से देखिएगा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जब आपने आवर्त सारणी को अगर देखा हो सही तरीके से, तो इस तरफ जो होता है वो एस ब्लॉक होता है, इस तरफ जो होता है वो पी ब्लॉक होता है, उसके जस्ट बीच में जो होता है उसको डी ब्लॉक बोलते हैं, वो नीचे अलग से 2 ब्लॉक बने हुए होते हैं, उसको बोला जाता है एफ ब्लॉक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर तत्वों को विभाजित करना हो तो उसके 4 प्रकार होते हैं, नाम लिखे हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम किस किस को बोलेंगे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इन चारों का बहुत सिंपल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट से आप समझ जाएंगे। वो ये स्टेटमेंट है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है चाहे वो एस में प्रवेश करे, चाहे पी में करे, चाहे डी में करें, चाहे एफ में करें, कक्षक तो 4 ही होते हैं, एस, पी, डी, एफ। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षक के अंदर प्रवेश करता है वो तत्व उसी ब्लॉक का हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन ने एस कक्षक में प्रवेश किया तो वो एस ब्लॉक का मेंबर हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन ने पी ब्लॉक में प्रवेश किया तो वो पी ब्लॉक का मेंबर हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन ने डी कक्षक में प्रवेश किया तो वो डी ब्लॉक का मेंबर हो गया, और अंतिम इलेक्ट्रॉन ने अगर एफ कक्षक में प्रवेश किया तो वो एफ ब्लॉक का मेंबर हो गया। जब आप आवर्त सारणी देखते हो, इस तरफ 2 ब्लॉक होते हैं वो एस ब्लॉक के हो गए, इस तरफ 6 ब्लॉक होते हैं वो पी ब्लॉक के हो गए, बीच में 10 ब्लॉक होते हैं वो डी ब्लॉक के हो गए, और लास्ट में 2 कॉलम बने होते हैं वो हो गए एफ ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। याद रखने लायक बात यहां से यह बनती है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सामान्य रूप से दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है सामान्य तत्व। सामान्य तत्व
या इनको बोला जाता है प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्व नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहा गया है? तो उसके दोनों आंसर सही हैं। एस ब्लॉक को भी बोला गया है और पी ब्लॉक को भी बोला गया है। फिर देखना डी ब्लॉक का भी एक अलग से नाम है। डी ब्लॉक को हम बोलते हैं, सामान्य रूप से डी ब्लॉक का एक नाम है, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व कहा जाता है किसको? डी ब्लॉक को। एस ब्लॉक को बोलते हैं सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व। पी ब्लॉक को भी सेम नाम है, सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व। डी ब्लॉक का एक नाम है जो आपको मैंने बताया अभी, संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक का भी इसी तरह से दूसरा नाम है, वो देखिएगा आंतरिक संक्रमण तत्व। तो एस ब्लॉक को हम बोलते हैं सामान्य तत्व, पी ब्लॉक को बोलते हैं सामान्य तत्व, डी ब्लॉक को बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। तो इस तरह से भी आपको इनका आंसर नाम पता होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इनको सामान्य या प्रतिनिधि तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सिंपल n में प्रवेश करता है। याद रखिएगा, इनमें इलेक्ट्रॉन n में प्रवेश करता है। n में प्रवेश करने का मतलब इलेक्ट्रॉन आया, जैसे ही उसको जगह मिली एंटर कर गया। कोई रूल इसमें नया रूल नहीं बनाया, आए और बैठते गए, आए और बैठते गए, इसको बोला गया n। इस कारण से एस और पी को हम क्या बोलते हैं? सामान्य तत्व। लेकिन जब आप डी की बात करते हो, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन n में एंटर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन n-1 में एंटर करता है। इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है? n-1 में प्रवेश करता है, n-1 में प्रवेश करता है। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया? संक्रमण तत्व। दूसरा एफ ब्लॉक, यहाँ पे आपने क्या देखा? डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करता है? n-1 में। इन दोनों में तो n में करता है, इसीलिए इनको क्या बोला गया? सामान्य। इसमें n-1 में करते हैं तो इसको बोला गया संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक में भी अगर n-1 होता तो उसका नाम अलग क्यों दिया गया? कुछ तो डिफरेंस होगा। इसीलिए देखिएगा, एफ को बोलते हैं n-2। इलेक्ट्रॉन n-2 में प्रवेश करता है, इस कारण से इसको नाम क्या दिया गया? आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या बोला गया? आंतरिक संक्रमण तत्व, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन n में एंटर नहीं करता है, n-1 में भी नहीं करता है, n-2 में करता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन n में एंटर करा तो तत्व ब्लॉक कौन कौन से हो जाएंगे? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। जब इलेक्ट्रॉन n-1 में प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। और जब इलेक्ट्रॉन n-2 में प्रवेश करता है तब उसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? एफ ब्लॉक। ये बात समझ में आ गई आपको? एस और पी ब्लॉक को बोलते हैं सामान्य तत्व, डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक को मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। ये बात समझ में आई मित्रों? इसी तरह से हमने आज आवर्त सारणी के टॉपिक को लिया है। आवर्त सारणी के सारे बेसिक कंसेप्ट हमने अभी देखे। सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में? लेवाशिए, फिर हमने बात करी प्राउट, फिर हमने बात करी डोबेर्नियर, फिर हमने बात करी न्यूलैंड, फिर हमने बात करी मेंडलीफ और मोजले, और उसके बाद में आपको समझाया गया वर्ग और आवर्त के बारे में। और उसके बाद में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को किस तरह से विभाजित किया जाता है। इस चीज को, ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है आवर्त सारणी। इसी तरह के आपको शॉर्ट लेक्चर रेगुलर मिलते रहेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आगे जो क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है उसका नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाएगा। दूसरा, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था ABC एग्रो क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे हमने जेट का टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हुई है। तो उसमें आपका रेगुलर 14 मई तक एग्जाम है, तब तक आपका रेगुलर टेस्ट होगा। तो आप उसको भी ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको परचेस कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल आपको ऐप पर मिल जाएगी। उसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से नंबर लेकर हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।